जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। क्लास 10th का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हमने ये प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, जिसमें चैप्टर 4 जो इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, शॉर्ट आंसर जो है कर चुके हैं। अब हम लॉन्ग आंसर जो है करने और समझने जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, उनके मेन पॉइंट्स दिए हैं, जिसको समझाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझिए, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और अच्छे नंबर ला पाएँ। देखिए, जो क्वेश्चन है इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से डिफाइन करूँगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ, और कोई सा भी क्वेश्चन आए तो इन पॉइंट्स को लिखने के बाद आपको नंबर ना कटे। किन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी? अब भारत में आर्थिक सुधार की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या कारण थे? तो ये कारण ये है कि भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि। राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण जो है आर्थिक सुधार की जरूरत पड़ी। और आर्थिक सुधार भारत ने कब अपनाया था? पहली बार 1991 में आर्थिक सुधार जो है अपनाया था, जिसमें भारतीय बाजार को विदेशी कंपनी के लिए, विदेशी व्यापार के लिए जो है खोल दिया गया था, और उदारीकरण की नीति जो है अपना ली थी। प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि। प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि, ठीक है। एक तो वो पैसा होता है जो क्या बोलते हैं, हमें शेष विश्व को देना होता है, विश्व में यानी कि भारत के अलावा जो दूसरी जो क्या बोलते हैं कंट्रीज़ हैं, उनको पेमेंट करना पड़ता है। और एक वो पैसा है जो बाहर, जो हमारे देश के लोग बाहर जाके कमाते हैं या व्यापार से हमारे देश में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अंतर था, इस वजह से ज़रूरत पड़ी। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। भारत सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में जो है कमी हो गई थी, इसकी वजह से ज़रूरत पड़ी। कीमतों में वृद्धि हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कार्य संतोषजनक ना होना। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम जो थे, यानी कि जो वे क्षेत्र जो सरकार के नियंत्रण में थे या राज्य सरकार के नियंत्रण में थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि उसमें सुधार नहीं हो पा रहा था, उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था। 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? भारतीय कंपनी को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। भारतीय जो कंपनियां थी उस वक्त पे, 1991 की बात हो रही है ये, तो उस वक्त पे क्या था कि टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं था, है ना। पैसे नहीं थे भारतीय कंपनियों के पास जो इन्वेस्ट कर सके, निवेश किया जा सके। तो अगर विदेशी कंपनियां आएंगी, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, और भारतीय कंपनियों में पैसे लगाएंगे, उससे क्या होगा कि भारतीय कंपनियां जो है मजबूत हो पाएंगी। उसका परिणाम देखिए क्या हुआ कि जो मारुति सुजुकी सुजुकी कंपनी विदेशी कंपनी है, जापान की कंपनी है, और मारुति जो है भारत की कंपनी है। तो वो दोनों एक साथ कंबाइन होकर के काम किया, और आज जो है मारुति अलग अपना एक अलग से एक क्या बोलते हैं स्टैंड है। हीरो होंडा का भी एक एग्जांपल है, ठीक है। हीरो और होंडा अलग अलग कंपनियां हैं, दोनों ने मर्ज करके। तो भारतीय कंपनियां, बहुत सी कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियों के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से, उनके साथ पूंजी के निवेश से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। देखिए, सुनने पॉइंट को पढ़ने से और सुन लेंगे तो आप, तो मुझे लगता है ज़्यादा दिनों तक आपको ये प्रश्न जो है याद रहेगा। आप बैठे बैठे आराम से रिवीजन कर सकते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाइए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो हो रही है, इसमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, किस तरीके से अहम है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा गया है? परिवहन तकनीकी में कई सुधारों ने दूर दूर के स्थानों पर कम लागत पर वस्तुओं को भेजना संभव बनाया। तो इसमें परिवहन तकनीकी यानी परिवहन के साथ तकनीकी वर्ड को जोड़ दिया गया है, ठीक है। कई सुधार किए गए जिससे दूर दूर तक वस्तु को भेजना संभव बनाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार से विभिन्न देश आपस में जुड़कर तुरंत सूचना प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। सूचना आराम से प्राप्त कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, सूचना तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यापार में गति आई है, इसमें कोई शक नहीं है, आपको ही पता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यापार में गति आई है। आराम से बात हो जाती है, कोई संदेश मिलना होता है, भेजना होता है, आप तुरंत भेजते हैं और तुरंत ही किसी को रिसीव हो जाता है, जिससे कि क्या बोलते हैं, वार्तालाप आसान हो गया है। वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण तो हुआ, लेकिन वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही उठा करके पॉइंट रख देंगे यहाँ पर, और उसके नीचे पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा है? उपभोक्ताओं के सामने पहले से अधिक विकल्प। उपभोक्ता यानी कि कौन है उपभोक्ता? जो वस्तुओं को उपभोग करता है। तो उसमें क्या हो गया, पहले से अधिक विकल्प।
आप जाएंगे बाज़ार में, आज के समय में देखेंगे, आप तेल ले लें, साबुन ले लें, साइकिल ले लें, आप एलसीडी ले लें, फ़ोन ले लें, कपड़े ले लें, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। कोई ये नहीं कि आपको जा कर के एक पैंट शर्ट कपड़े लेने हैं और फिर सिलवाना है। आप अगर रेडीमेड भी लेने जाते हैं तो बहुत सारे विकल्प है आपके पास, है ना। तो उपभोक्ताओं के सामने पहले से बहुत अधिक विकल्प। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। तो कम कीमत पर क्या हो रहे हैं, अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं, यानी कि उसी रेंज में, उसी पैसे में आपको अगर आपको 1000 की जीन्स की पैंट लेनी तो 1000 के जीन्स की पैंट के रेंज में आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का आज की डेट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब कीमत भी ठीक है और गुणवत्ता भी उसकी ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्या हो गई, कंपटीशन में आ गई, प्रतिस्पर्धा में आ गई हैं। लोग पहले की तुलना में आज उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। पहले की तुलना में आज जो है उच्चतर जीवन स्तर के जो है आनंद ले रहे हैं। पहले देखिए किसी के घर में, आप पता कीजिए अपने मम्मी पापा से, शायद कॉलोनी में एक या दो घर होते थे जिनके पास टीवी होती थी, या किसी के पास बाइक होती थी, बाकी लोगों के पास साइकिल होती थी, ठीक है। तो या गाड़ी जो है, कार जो है, किसी शायद ही किसी लोग के पास होती थी। तो आज जो है हर दूसरे तीसरी फैमिली में है। तो क्या है, उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। उद्योगों और सेवा में क्या हुआ है, नए वैश्वीकरण की वजह से नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे रोजगार जो है उत्पन्न हुए हैं। जब इंडस्ट्री स्थापित होगी या सेवा कोई नया आएगा बाजार में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि रोजगार उत्पन्न होंगे। उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। जो स्थानीय कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां हुई हैं, जो बड़ी कंपनियों को कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं, तो उनके भी मुनाफे में वृद्धि हुई है, वो भी समृद्ध हुई हैं, अपने पैरों पे स्टैंड हो पाई हैं। वो जो कंपनियां छोटे से एक बड़े कंपनी के रूप में क्या बोलते हैं, परिवर्तित हो पाई है वैश्वीकरण की वजह से। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और फिर अपने शब्दों में आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ और अच्छे नंबर आ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के फलस्वरूप भारत में कौन कौन से मुख्य परिवर्तन आए हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है जो अभी हमने ऊपर किया है, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण आपने ऊपर पढ़ा, उदारीकरण ने बताया कि भारत ने अपनाया था 1991 में, जिसमें बाहर की कंपनियों के लिए विदेशी बाजार को खोल दिया गया। उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने पर भारत में क्या मुख्य परिवर्तन आए। निजी निवेश बढ़ाने का अधिक अवसर मिला। निजी निवेश यानी कि प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या होता है, निवेश, प्राइवेट कंपनियों में निवेश का अधिक अवसर मिला। और क्या फ़ायदा हुआ, विदेशी विनिमय कोष यानी विदेशी भंडार, जो मुद्रा भंडार जो है, या ऐसे कह लीजिए विदेशी मुद्रा भंडार जो है बढ़ गया। इससे क्या, कैसे बढ़ गया कि विदेशी कंपनियां बहुत सारी आई, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, भारत सरकार को जो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू पैसे आए बहुत सारे भारत में, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत का बढ़ गया। आईटी उद्योग का विस्तार हुआ। आईटी उद्योग यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही, प्रौद्योगिकी की बात करी, इसका उद्योग का क्या हुआ, विस्तार हुआ। भारत को भी टेक्नोलॉजी की नॉलेज हुई और भारत में भी आईटी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। सरकारी राजस्व में वृद्धि। सरकारी राजस्व यानी रिवेन्यू की बात की जा रही है, जो सरकार को टैक्स प्राप्त होता है, ठीक है, जिसके द्वारा वो विकास कार्य करते हैं। तो सरकारी कंपनियां लगेंगी बहुत सारी, अगर बहुत सारी सरकारी कंपनियां लगेंगी अगर, तो क्या होगा बताइए, ये उत्पादन करेंगी और बाज़ार में इनको बेचेंगी। किसको, वस्तुओं को बेचेंगी या सेवाओं को बेचेंगी, तो क्या मिलेगा, राजस्व मिलेगा, टैक्स मिलेगा। तो सरकार के राजस्व में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इस तरीके से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। और अगर ये देखिए 5 नंबर का आता है, तो ये मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इसके आगे ये आप लिख सकते हैं, जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ऑरली। देखिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या कार्य हैं, क्या यह वास्तव में अपने कार्यों को पूरा कर रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज के लिए भी, आपको नॉलेज भी होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, किसके बारे में, विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इसके क्या कार्य हैं, क्या यह वास्तव में अपने कार्यों को पूरा कर रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। विश्व व्यापार संगठन क्या है, एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। क्या है, व्यापार को उदार बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जा रही है, किसी देश के अंदर के व्यापार की बात नहीं कर रही, एक देश से दूसरे देश की बात की जा रही है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि
उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। ओपन ट्रेड की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। ये तो ये हो गया, इसकी डिफाइन हो गया, मतलब क्या है ये और कार्य क्या है इसके। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम को निर्धारित करता है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना भी आप इसमें शायद नीचे लिखा हुआ मिल जाए, ऊपर ही लिखना चाहिए था। इसकी स्थापना भी 1 जन 1995 को हुआ था। ओके, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। जो नियम बनाए गए हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वास्तविकता क्या है, ठीक है, वास्तविकता भी देख लीजिए। वास्तविकता पॉइंट देकर दिया गया है। विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोध को बरकरार रखा है। जो विकसित देश है उन्होंने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोध को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों को व्यापार अवरोध को हटाने के लिए विवश किया है। जो विकासशील देश हैं वे जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके नियमों का हवाला दे करके क्या करता है, उनको बताता है कि आप अवरोधों को हटाइए, प्रतिबंधों को हटाइए। तो इससे क्या हुआ है कि जो विकसित देश हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, विकासशील देशों को फ़ायदा तो हुआ है लेकिन कम हुआ है उनकी अपेक्षा में। तो देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बस ये है कि आप समझने की कोशिश करेंगे, एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। थोड़े से टर्म्स इकोनॉमिक्स है तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जल्दी मतलब आसानी से कहते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो काफ़ी समय तक आपको याद रहेगा। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, आप खुद सोचिए कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। ये आप खुद पढ़ेंगे तो लगेगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाएगी। क्वेश्चन अगर घुमा के भी आ जाए, भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, क्या कदम उठाए गए हैं, क्या विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए, इस तरीके से कुछ भी अगर घुमा करके आ जाए क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं। पहला क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। ये SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसकी फुल फॉर्म होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो 2005 से शुरू हुई। और इसमें क्या है कि क्या बोलते हैं, इसकी स्थापना की जानी चाहिए। ये क्या होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडार, मनोरंजन, शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्री स्थापित होती है, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र ये मान लो घोषित कर दिया गया एरिया, तो इसमें ये बिजली, पानी, सड़क सुविधाएं सारी उपलब्ध कराई जाएंगी, भंडार की सेवाएं, जिससे क्या होगा कि सारी की सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाएगी और क्या होगा कि वो इंडस्ट्री उद्योग जो है काफ़ी विस्तार होगा उसका। और कई बार टैक्सों में भी छूट देते हैं। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक कुछ वर्षों 5 वर्ष तक कोई कर नहीं देना पड़ता। 5 वर्ष, 10 वर्ष, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं। तो मान के चलिए अगर 5 वर्ष भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो कितनी अच्छी बात है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है सरकार को, सीधा उत्पादन कीजिए और बेचिए। तो 5 वर्ष का फ़ायदा हुआ है स्टार्टिंग में, और बाद में अगर लगेगा भी तो अगर फ़ायदे में कंपनी रहेगी तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे रही है। श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे रही है ताकि विदेशी व्यापार आकर्षित हो और अच्छे, सस्ते और अच्छे जो है मजदूर जो है श्रम जो है कारीगर, कर्मचारी, उनको जो है विदेशी कंपनियों को मिल पाए। आर्थिक नीतियों को उदार बनाया जा रहा है। जो भी आर्थिक नीति है भारत की उसको उदार बनाया जा रहा है, यानी कि उसमें ढील दी जा रही है। ठीक है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये आर्थिक विकास जो है संभव हो पाए। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन थे, आपको पता होने चाहिए, आने चाहिए। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपके फ्रेंड को भी इसकी नॉलेज हो पाए और वो भी अपने एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कर पाए। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।